नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। और इस लेक्चर में वी आर गोइंग टू डिस्कस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 5 सेक्शंस जो कि हैं आपके सेक्शन 40 टू 44 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। सेक्शन 40, 41, 42, 43 एंड 44। दीज 5 sections are very important for your prelims and same sections have been renumbered। इनको BSA में कर दिया गया है 34 से लेकर के 38 तक। सेक्शन 34 टू 38 BSA पढ़ लीजिए, सेक्शन 40 टू 44 इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ लीजिए। कॉन्सेप्ट सेम है, एक्सप्लेनेशन सेम है, आपको केवल नंबरिंग का एडजस्टमेंट करना है। हल्का फुल्का कोई कॉस्मेटिक चेंज इन्होंने किया है, जैसे एक्ट को इन्होंने कह दिया होगा अधिनियम कह दिया होगा, राइट, या उनकी कोई नंबरिंग में चेंज कर दिया होगा हल्का फुल्का। तो उस तरीके से आपको करना है, कहीं कोई और चेंज नहीं करना है, नंबर्स आपको रटने हैं केवल। ये इस वीडियो में आपको कैसे पढ़ेंगे आप, ये पहला जो पार्ट है इसमें मैंने एक्सप्लेन किया होगा सेक्शन 40 एंड 43 को एक साथ, सेक्शन 40 एंड 43 एक साथ, और उसके बाद में फिर सेक्शन 41, 42 एंड 44। तो इस तरीके से आपने पढ़ना है। एक ही वीडियो में पांचों सेक्शन को कवर किया गया है, लेकिन कैसे किया है, सेक्शन 40, 43 एविडेंस एक्ट पहले है, उसके बाद में है 41, 42, 44। तो अगेन जैसे पढ़ाया गया वैसे ही रेडी करना है, इससे न कम न कुछ ज्यादा। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। सो प्लीज लेट्स स्टार्ट सेक्शन 40 टू 44 इंडियन एविडेंस एक्ट एंड दीज 5 sections 40, 41, 42, 43 and 44. These 5 sections are very very important for your prelims. I can say only important for your prelims. तो हम लोगों ने इनको only for prelims से तैयार करना है और वही अप्रोच हो जाएगी। We need not to go for the mains questions in these 5 sections. कर लेंगे आप लोग, बिकॉज मेंस के लिए बहुत सारे दूसरी पॉकेट्स हैं, हम लोग छोड़ सकते हैं मेंस के लिए इसको करना। तो फर्स्ट ये क्वेश्चन फ्रॉम prelims in prelims will come from the heading itself. See the question. हिमाचल प्रदेश जुडिशियल सर्विसेज 2013 में केस आया है। सेक्शंस 40 टू 44 of the evidence act deal with the relevance of judgments, decree and orders. So this is the heading, section 40 to 44, judgments of courts of justice. See, and I have told you repeatedly कि ये जो pockets हैं 34 to 38, 40 to 44, 45 to 51, 17 to 23, इस तरह के जो पॉकेट्स हैं ये कि वो भी पूछी जाती हैं। जैसे 40 टू 44 पूछा इन्होंने इस बार, तो इसी तरीके से क्या पूछ सकते हैं 34 टू 38 में क्या रेलिवेंट है, ओपिनियन कहाँ से कहाँ तक रेलिवेंट है, करेक्टर्स कौन रेलिवेंसी ऑफ करेक्टर कौन से सेक्शन से लेके कहाँ तक रेलिवेंट डिस्कस किया गया है। तो आपको पॉकेट्स में याद करना है एविडेंस सेट को, और यहां से एक या दो क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन इन योर प्रीलिम्स फ्रॉम द हेडिंग ऑफ द चैप्टर। नाउ कम टू द सेक्शन 40, previous judgments relevant to bar a second suit or trial. See, although we are going to study this 40 to 44, लेकिन इसको बहुत अच्छी तरीके से समझने के लिए सबसे पहले आपको पढ़ना चाहिए सेक्शन 43, फिर आपको 40 और से पर आना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज गो टू सेक्शन 43। Judgments etc. other than those mentioned in section 40 to 42 when relevant. Judgments, orders or decrees other than those mentioned in section 40, 41 and 42 are irrelevant. So this is the general law. This is the general law relating to the relevancy of the judgments, orders or decrees. क्या कह रहे हैं कि अगर इनको छोड़ दीजिए सेक्शन 40, 41, 42 को, if you leave those judgments which have been discussed in 40, 41 and 42, what is general law? That judgments, orders or decrees are irrelevant. Are you getting this point or not? Unless the existence of such judgment, order or decree is a fact and issue or is relevant under some other provisions of this act. Now this is the direct language. अब इसको समझने के लिए आप प्लीज ये स्लाइड देखिए, आप इससे पिक्चर क्लियर हो जाएगी आपको। प्लीज सी दिस स्लाइड। जजमेंट्स, ऑर्डर्स और डिक्रीज आर इररेलेवेंट। कौन से? अदर देन दोज मेंशन्ड इन सेक्शन 40, 41, 42। 40 और 41 एंड 42 में जो जजमेंट्स मेंशन किए गए हैं उनको छोड़ देते हैं बस हम।
then all other judgments are irrelevant. Now when there is one exception, when the existence of the judgments itself is in fact an issue, fine, whether this kind of judgment है भी या नहीं भी, वही अपना फैक्ट एन इश्यू हो, या these are relevant under some other provisions of this act, in that case ये जजमेंट रेलिवेंट हो जाएंगे। समझ में आई बात? देखिए ये लैंग्वेज है, इसको समझिए। जजमेंट्स, ऑर्डर्स और डिक्रीज अदर देन दोज मेंशन्ड इन सेक्शंस 40, 41, 42 आर इररिलेवेंट। इट मींस व्हाट? 40, 41, 42 आर रेलिवेंट। ये 40, 41 एंड 42 आर द एक्सेप्शंस ऑफ सेक्शन 43। एग्रीड और नॉट? है कि नहीं है? 40, 41, 42 क्या हो गए? जनरल रूल दिया गया 43 में, और उसके एक्सेप्शंस हो गए 40, 41, 42। कर लेंगे? नाउ प्लीज सी द इलस्ट्रेशन। A and B separately sue C, अलग अलग sue करते हैं C को, for a libel which reflects upon each of them. Please see your Barrett, उसमें illustration दिया हुआ है। A और B हैं, they sue C for a libel, मानहानि के लिए उसको sue करते हैं, which reflects each of them. C in each case says that matter alleged to be libelous is true and the circumstances are such that it is probably true in each case or in neither. ये इसको ऐसे देखिए, आप इलस्ट्रेशन में मैंने पिक्चराइज कर दिया है। A sues C and B also sues C। सही है? ये A and B separately sue C for libel, कि इस आदमी ने, इस C ने, A कहता है he insulted me, he defamed me, B is also saying कि he defamed me। तो both of these persons A and B sued C for the defamation. Defamation, so something on paper, something was written which was defamatory for him. Got it? What is his defense? C का डिफेंस क्या है कि मैटर alleged to be libelous is true, कि जिस मैटर को आप कह रहे हैं मानहानिकारक है ये, वो सच है, and being truth is a defense in the defamatory suit। लेकिन होता क्या है? A obtains a decree against C, A C के विरुद्ध केस जीत जाता है, यानी कि इट इज प्रूव्ड दैट C डिफेम्ड A। तो ये जजमेंट है, जजमेंट इन द केस बिटवीन A एंड C, क्योंकि मैटर सेम है। वेदर दिस जजमेंट वुड बी रेलेवेंट बिटवीन B एंड C, आंसर इज नो। तो ये इसका वो है, इट इज नॉट रेलिवेंट फॉर केस बिटवीन B एंड C। समझ में आई नहीं आई बात आपको? कर लेंगे ऐसे ही। A prosecutes B for adultery with C। इसको साथ साथ समझाता हूं मैं आपको। So A prosecutes B for adultery with C। Who is C? C is the wife of A। A कहता है कि C मेरी वाइफ है and B committed adultery for it and therefore B is being prosecuted। B denies that C is his wife। B कहता है भाई तुम्हारी वाइफ ही नहीं है ये, बट कन्विक्टेड फॉर एडल्ट्री, कन्विक्शन फिर भी होता है बी का। ये हुआ प्रीवियस जजमेंट। इन दिस केस बी वाज कन्विक्टेड फॉर द एडल्ट्री कमिटेड विद द वाइफ ऑफ ए। समझ गए बात? नाउ सब्सिक्वेंट सूट सी, हु इज allegedly वाइफ ऑफ ए, शी इज प्रोसिक्यूटेड फॉर बाइगमी इन मैरिंग बी ड्यूरिंग A's lifetime। Wife is also, this lady is also being prosecuted for bigamy now. What is her defense? She never was A's wife, my wife ही नहीं थी। तो in that case, ये this suit is for the prosecution. This previous judgment whether relevant होगा या नहीं होगा? Answer is no। ठीक है? The judgment against B is irrelevant। This is the judgment against B is irrelevant as against C। कर लेंगे आप? Now come to next। A prosecutes B for stealing a cow from him। A prosecutes, this is A prosecutes B for what? For stealing cow from him, कि मेरी गाय को चुरा कर ले गया B, इससे प्रोसिक्यूट हो रहा है वो, and then B is convicted। This is the previous judgment now, previous judgment of conviction of B। सही है? Now A prosecutes C। Why? For
प्रोसिक्यूट सी फॉर काउ विच वाज सोल्ड टू हिम, कि इसने वो गाय खरीदी है बी से। नाउ वेदर दिस जजमेंट इज रेलेवेंट इन दिस केस और नॉट, आंसर इज नो। ये जो सूट है ए और सी का सूट है, इसमें प्रीवियस भले कनेक्टेड मैटर दिख रहे हैं, काउ सेम है, कन्वेक्शन भी हुआ है, इवन देन प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज, ये इररेलेवेंट होगा। समझ में आ गई बात? बिकॉज दिस इज नॉट कवर्ड अंडर सेक्शन 40, 41, 42, 40, 41, 42 में क्योंकि कवर नहीं है इसलिए नहीं होगा। वही जजमेंट कवर होंगे 40, 41, 42 में जो रेलिवेंट होते हैं। समझ में आ गई बात नहीं आ गई? हाँ है ना? नेक्स्ट पढ़ लीजिए। अब ये जो लाइन आई है देखिए कि प्रीवियस जजमेंट्स कब रेलिवेंट हो सकते हैं, इसको समझिए। Unless the existence of such judgment, order or decree is a facting issue or is relevant under some other provisions of this act. This is an exception. कि when the previous judgment or order or decree is a facting issue in itself, या relevant हो किसी अन्य सेक्शन में, तब वो previous judgment relevant हो जाएगा। अब समझिए कैसे। इसके illustration के लिए आप चाहिए डी पर, illustration डी पढ़ो आप। देखिए क्या, A has obtained decree for possession of land against B. A ने क्या किया? A ने A को डिक्री मिल गई अगेंस्ट B कि इस जमीन पर कब्जा मेरा होगा। जो B का बेटा है, B कौन है व्यक्ति जो केस हार गया? B का बेटा, B सन मर्डर्स A in possession, A in consequence। अच्छा, तो हमारी जमीन पर कब्जा करेगा, उसको मार दिया। Now the existence of the judgment is relevant as showing motive for a crime. This previous judgment of conviction of that possession, it can be a cause for this crime. मोटिव के रूप में रेलिवेंट हो जाएगा ये। बात समझ में? अभी लाइन पढ़िए देखिए। Why? Because relevant is relevant under some other provision of this act. यानी कि सेक्शन 8 में रेलिवेंट हो गया तो प्रीवियस जजमेंट भी अब रेलिवेंट हो जाएगा। तो इन दिस केस प्रीवियस जजमेंट कौन सा था? प्रीवियस जजमेंट था इन विच ए हैज ऑब्टेन्ड डिक्री फॉर द पोजेशन ऑफ लैंड अगेंस्ट बी। तो दिस जजमेंट अगर मर्डर नहीं हुआ होता, इसे ऑफ करना, इसको ऐसे समझिए। देखिए आप, ए हैज ऑब्टेन्ड डिक्री फॉर द पोजेशन ऑफ लैंड अगेंस्ट बी। एक डिक्री मिल गई किसके फेवर में? ए के फेवर में। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 43 दिस जजमेंट इज नॉट रेलिवेंट। यहां तक रेलिवेंसी नहीं है। ठीक है, अभी मैं हूं ए और मुझे कब्जा मिल गया कि आप कब्जे में नहीं रहेंगे इस प्रॉपर्टी का, मुझे कब्जा मिलेगा। तो दिस डिक्री इज इन माय फेवर। नाउ अकॉर्डिंग टू सेक्शन 43 दिस इज नॉट रेलिवेंट एट ऑल। नाउ बिकॉज ऑफ दिस जजमेंट योर सन किल्ड मी। नाउ सी बी सन मर्डर्स ए इन कॉन्सिक्वेंस। इस जजमेंट की वजह से मेरा कत्ल हो जाता है। इट मीन्स व्हाट? ये जजमेंट मेरी मौत का कारण बना। इट मीन्स मोटिव बना, मोटिव ऑफ द मर्डर। समझे? तो दिस जजमेंट बिकेम मोटिव फॉर दिस क्राइम, किलिंग ऑफ मी, किलिंग ऑफ ए, एंड दिस मोटिव इज रेलिवेंट अंडर सेक्शन 8 इंडियन एविडेंस एक्ट। है कि नहीं है? और इसी के रेफरेंस में ये प्रोविजन यूज किया गया, जो लैंग्वेज यूज की है यहां पर, रेलिवेंट अंडर सम अदर प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। So section 8 is the other provision of Indian Evidence Act. So when a judgment becomes relevant under any other section of the Indian Evidence Act, then it can become relevant. तो सबका निचोड़ क्या आया? एक प्रीवियस जजमेंट कहां का रेलिवेंट हो सकता है? 40 में हो सकता है, 41 में हो सकता है रेलिवेंट, 42 में हो सकता है, या वो तब रेलिवेंट हो सकता है जब अपने आप में जजमेंट, the existence of such judgment, order or decree relevant हो किसी अन्य प्रोविजन में, या वो अपने में फैक्टिंग इशू हो। फैक्टिंग इशू कैसे होगा? तो ए इज चार्ज विद थेफ्ट। चार्ज किस बात का है? इसमें चोरी का चार्ज है। एंड विद हैविंग बीन प्रीवियसली कन्विक्टेड ऑफ थेफ्ट। अब चार्ज क्या लगा हुआ है कि एक तो तुमने चोरी की है और इससे पहले भी तुम्हें प्रीवियसली कन्विक्शन हो चुका है चोरी के लिए, तो इस बार तुम्हारा एनहेंसमेंट होना चाहिए पनिशमेंट का। प्रीवियस कन्विक्शन हो गया, तो यहां पर एक्यूज क्या कहेगा कि प्रीवियस कन्विक्शन नहीं हुआ है, प्रोसिक्यूशन क्या कहेगा? हुआ है। तो ये प्रीवियस कन्विक्शन है, ये अपने आप में फैक्टिंग इशू हो चुका। इसको प्रूव करने के लिए प्रीवियस जजमेंट बिकम्स रेलिवेंट। सो प्लीज
आप ये देखिए, इसको दोबारा पढ़ लीजिए, इस सेक्शन को, बहुत इंपॉर्टेंट है 43। देखिए अब ये जजमेंट्स, ऑर्डर्स और डिक्रीज अदर देन दोज मेंशन्ड इन सेक्शंस 40, 41 एंड 42 आर इररेलेवेंट। जनरल रूल हो गया ये कि कोई सा भी जजमेंट हो, ऑर्डर हो 40, 41, 42 में रेलिवेंट नहीं है तो वो रेलिवेंट नहीं होगा। लेकिन कब रेलिवेंट हो सकता है? व्हेन दिस जजमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ जजमेंट, अनलेस द एग्जिस्टेंस ऑफ सच जजमेंट, ऑर्डर और डिक्री इज ए फैक्ट इन इशू और इज रेलिवेंट अंडर एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। आप समझ में आया नहीं आया बताइए? 43 हो गया। तो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 43। नाउ प्लीज गो टू सेक्शन 40। सो स्टार्ट करते हैं सेक्शन 40 नाउ। प्रीवियस जजमेंट्स रेलिवेंट टू बार इज सेकंड सूट और ट्रायल। यहीं पर मैं कहता हूं क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं, पहले देख लीजिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकेटा इज प्रोवाइडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकेटा सेक्शन 40। इसे आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, रेस जस्टे सेक्शन 6, रेस जुडिकेटा सेक्शन 40, टीआईपी सेक्शन 9, प्ली एलएबी 11, मोटिव 8। इस तरीके से याद कर लीजिए, तब भी काम हो जाएगा। तो अब जानते हैं रेस जुडिकेटा क्या होता है, सब जानते हैं, उसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा मैं इस क्लास में, समझ लीजिए इसको क्या है। द एग्जिस्टेंस ऑफ, इसको ऐसे पढ़ते हैं, देखिए उल्टा पढ़ते हैं इस सेक्शन को, देखिए क्या, व्हेन द क्वेश्चन इज whether such court ought to take cognizance of such suit or to hold such trial। देखिए पहले स्लाइड देख लीजिए, क्वेश्चन क्या है कोर्ट के सामने। सी दिस, व्हाट इज द क्वेश्चन कि whether such court ought to take cognizance of such suit or hold such trial। क्वेश्चन ये है कोर्ट को कि कोर्ट को इस मैटर का कॉग्निजेंस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ट्रायल आगे बढ़ानी चाहिए या नहीं बढ़ानी चाहिए। समझ आ गई बात? In that case, the existence of any judgment, order or decree, अगर कोई previous judgment है इस तरीके का, कैसा, which by law prevents any court from taking cognizance, कि अगर वो दिखा दिया जाएगा तो उसके बेस पर फिर कोर्ट आगे नहीं बढ़ेगी, कोर्ट कैन नॉट टेक कॉग्निजेंस और कोर्ट कैन नॉट होल्ड ट्रायल, देन दिस प्रीवियस जजमेंट विल बी रेलिवेंट। इसे कहते हैं रेलिवेंट एज रेस जुडिकेटा या डबल ज्योपर्डी। समझे आप? उदाहरण के रूप में अगर आप पर कोई मुकदमा चलाया जा रहा है और आप कहें कि इस केस, ये केस तो मुझ पर ऑलरेडी होल्ड हो चुकी है, एक्विटल हो चुका मेरा, तो यू कैन शो प्रीवियस जजमेंट हियर, दैट प्रीवियस जजमेंट विल बी रेलिवेंट अंडर सेक्शन 40 एज ए डबल ज्योपर्डी प्रिंसिपल के रूप में। सिविल केसेस में जाएंगे तब क्या होगा, उसमें रेस जुडिकेटा बोल देंगे उसी को हम लोग। समझ गए आप लोग? क्वेश्चन देख लीजिए कैसे कैसे आए हैं। अंडर विच ऑफ सेक्शंस एविडेंस एक्ट प्रीवियस जजमेंट्स आर रेलिवेंट। देखिए क्या, प्रीवियस जजमेंट्स आर रेलिवेंट टू बार सेकंड सूट और ट्रायल। सेकंड सूट और ट्रायल को यानी कि रेस जुडिकेटा प्रिंसिपल सेक्शन 40 एमपीएपीओ में आ चुका है। सो दीज आर द क्वेश्चंस। सिर्फ सिंपल सी बात पूछिए, सेक्शन 40 पर क्वेश्चन आ गया, रेस जुडिकेटा कहां पर है, इसी पर क्वेश्चन आया मेरे लिए। तो नाउ कम टू सेक्शन 41। सेक्शन 41 देखिए क्वेश्चन इन प्रीलिम्स कैसे आया है। अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट द जजमेंट्स ऑफ एडमिरल्टी कोर्ट, जजमेंट्स ऑफ एडमिरल्टी कोर्ट आर रेलिवेंट इन विच सेक्शन, सेक्शन 41। एडमिरल्टी कोर्ट को फोकस कीजिएगा, यहां पर क्या है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, विच काइंड ऑफ जुरिसडिक्शन, प्लीज सी देखिए, which kind of jurisdiction is not mentioned under section 41। अब it means we have to see regarding which kind of jurisdictions this section 41 speaks of। इतना आइडेंटिफाई करना है बस आपको। अब पढ़ते हैं सेक्शन, देखिए क्या है। A final judgment, order or decree of a competent court in the exercise of प्रोबेट, मैट्रिमोनियल, एडमिरल्टी और इंसॉल्वेंसी जुरिसडिक्शन। प्लीज इनको हाईलाइट के लिए याद कर लीजिए इनको। क्या क्या, प्रोबेट, कौन कौन से जुरिसडिक्शन है यहां पर, प्रोबेट, मैट्रिमोनियल, एडमिरल्टी और इंसॉल्वेंसी जुरिसडिक्शन। कर लेंगे आप? देखिए समझने की कोशिश कीजिए, अगर क्वेश्चन यह आ सकता है एडमिरल्टी कोर्ट, इसको रिप्लेस क्या कर देंगे वो, प्रोबेट जुरिसडिक्शन, मैट्रिमोनियल जुरिसडिक्शन, इंसॉल्वेंसी जुरिसडिक्शन रिप्लेस कर सकते हैं। तो you will have to learn these kind of 4 jurisdictions। अब इसको ऐसे समझिए क्या है, देखिए इस साइड में समझिए। जजमेंट कैसा है इस बार का,
दिस जजमेंट इज फाइनल जजमेंट। गॉट इट? किसका जजमेंट है? ऑफ ए कॉम्पिटेंट कोर्ट का। कौन सी कोर्ट है? विच इज एक्सरसाइजिंग एनी ऑफ दीज काइंड ऑफ जुरिस्डिक्शंस। नहीं बात समझ आ रही है आपको? ये जो कोर्ट स्पेसिफिक है, ये जनरल कोर्ट नहीं है, ये मैट्रिमोनियल कोर्ट है। समझे? तो स्पेसिफिक बात क्या हो गई कि सेक्शन 41 applies to what? This is these kind of judgments and these kind of jurisdictions only: probate, matrimonial, admiralty and insolvency. अब यहां से क्वेश्चन आएगा, देखिए, which kind of jurisdiction is not mentioned? Revenue is not mentioned here. Probate is mentioned, admiralty is mentioned, insolvency is mentioned. तो revenue is not mentioned. हो गया क्वेश्चन। 4 शब्द याद करें और क्वेश्चन ही हो गया आपका। इस तरीके से आपको प्रिलिम्स का याद करना है इसमें बस। ठीक है? नाउ व्हाइल एक्सरसाइजिंग दिस जुरिस्डिक्शन, इस जुरिस्डिक्शन को एक्सरसाइज करते हुए कोर्ट क्या कर रही है? कोर्ट कन्फर्स अपॉन और टेक्स अवे एनी लीगल कैरेक्टर। किसी व्यक्ति का विधिक कैरेक्टर क्या है उसको डिक्लेयर करती है। टेक अवे और कन्फर्स, या डिक्लेयर्स एनी पर्सन एंटाइटल्ड टू एनी कैरेक्टर और एनी स्पेसिफिक थिंग। अब मैं इसको समझाता हूं आपको, देखिए है क्या, इसको समझने की कोशिश कीजिए। There are two kinds of judgments. एक होता है judgments in rem and judgments in personam. Judgments for the purpose of relevancy are of two kinds. One is what? Judgment in rem and judgments in personam. ये आप भी जानते हैं, पढ़े हैं, कई बार पढ़ लिए होंगे आप लोगों ने, लेकिन फिर मैं समझा देता हूँ कि जजमेंट इन रैम का क्या मतलब है। जजमेंट इन रैम इज ए काइंड ऑफ डिक्लेरेशन अबाउट द स्टेटस ऑफ ए पर्सन। जजमेंट इन रैम का मतलब है कि डिक्लेरेशन अबाउट द स्टेटस ऑफ ए पर्सन। जैसे अब नाउ सपोज कीजिए किसी का मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हो गया, नाउ कोर्ट डिक्लेयर्ड देम डाइवोर्स, नाउ कि नाउ देयर डाइवोर्स इज ग्रांटेड। नाउ ही इज ए डाइवोर्स पर्सन, डाइवोर्स ही हो गया वो, है ना? तो दिस स्टेटस ऑफ डाइवोर्स इज क्वा अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। नाउ उसका स्टेटस है अभी डाइवोर्स्ड, पूरे समाज के लिए वो डाइवोर्स ही कहलाएगा अभी वो। तो इट इज द डिक्लेरेशन अबाउट द स्टेटस ऑफ पर्सन। ऐसे ही फॉर एग्जांपल दैट ही इज एन इंसॉल्वेंट, किसी को इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया जाए, समझे? तो दिस जजमेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी इज इफेक्टिव अगेंस्ट एवरीबॉडी। जब कोई जजमेंट ऐसा हो विच इज इफेक्टिव अगेंस्ट द एवरीवन, तो उसमें क्या हुआ? इंसॉल्वेंसी से क्या हुआ? बिकॉज बाय डिक्लेयरिंग यू इंसॉल्वेंट, कोर्ट टेक्स अवे सम काइंड ऑफ लीगल कैरेक्टर फ्रॉम यू। कोर्ट टेक्स अवे, है ना? इसमें 41 की जो लैंग्वेज है, अब समझ में आएगी आपको। विच कन्फर्स अपॉन और टेक्स अवे एनी लीगल कैरेक्टर। while court is declaring you insolvent, it is taking away some kind of legal character. या मान लीजिए किसी उसमें एक केस है, आई शो यू, डिफेंडेंट वॉज इंडेप्टेड टू 1P। एक P का कर्जदार था, ए डिफेंडेंट था, किससे कर्ज ले रखा है? P से ले रखा है। अपॉन P's डेथ, X obtained probate under a document which was supposed to be P's will। कि P की वसीयत है, मेरे नाम पर है, X ने प्रोवेट ले लिया। कहां से लिया प्रोवेट? आपको चलिए मैं इनका समझाता हूं, पहले आपको ये भी समझ लीजिए पहले कि व्हाट डू मीन बाय दिस काइंड ऑफ जुरिस्डिक्शन। प्रोवेट का मैट्रिमोनियल क्या मतलब है, इसको समझिए पहले। प्रोवेट देखिए, ए कोर्ट ऑफ प्रोवेट जुरिस्डिक्शन मींस ए कोर्ट हैविंग जुरिस्डिक्शन अंडर द इंडियन सक्सेशन एक्ट। दिस कोर्ट इज एस्टैब्लिश्ड अंडर इंडियन सक्सेशन एक्ट। कौन सी कोर्ट कहलाती है? कोर्ट ऑफ प्रोवेट कोर्ट बोलते हैं इसको, है ना? अब क्यों एस्टैब्लिश किया जाती है? टू प्रोनाउंस अपॉन द जेन्युइननेस ऑफ ए डिसीज्ड पर्सन्स विल। किसी मृतक की वसीयत ही जेन्युइन है या नहीं है। एंड अंडर इट ग्रांट टू ए सर्टेन पर्सन लेटर्स ऑफ प्रोवेट सो दैट ही मे एक्ट फॉर द डिसीज्ड फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ विल। उस मृतक की इच्छा अनुसार उस वसीयत को वो एग्जीक्यूट कर सकता है वो। तो प्रोवेट जुरिस्डिक्शन इज फॉर दिस। समझ आई बात आपको? तो प्रोवेट जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या हुआ? अगर समझ में आ गया प्लीज रेज हैंड। आ गया? अब some will was executed in your favor, you approached the court and court said yes, you are probate is being granted to you, and it means now you are legally entitled to execute that. This will is genuine, now you are entitled to that. सही है? तो your status has been declared. अब जो वसीयत के हकदार आप हो गए,
ये क्वा एवरीवन है, समझ रहे हैं आप? तो दिस इज जजमेंट इन रैम, दिस इज जजमेंट इन रैम। तो हमने जो अभी ये पढ़ा था केस, दिस डिफेंडेंट वॉज इंडेटेड टू वन पी, पी के लिए कर्जदार था वो। अपॉन पीज डेथ एक्स ऑब्टेन्ड प्रोबेट अंडर ए डॉक्यूमेंट विच वाज सपोज टू पीस विल। एक्स ने अपने फेयर में प्रोबेट करवा ली। इट मीन्स व्हाट? कोर्ट डिक्लेयर्ड हिम टू बी द राइटफुल क्लेमर ऑफ दैट विल, कि इसके फेवर में विल है, बिल्कुल सही है, जेन्युइन है, सही है। दिस जजमेंट इज जजमेंट इन रैम मेंशन्ड इन सेक्शन 41 itself. The defendant accordingly paid to X the amount in which he was indebted to deceased. मैं डिफेंडेंट था, भाई साहब पी तो मर गया, उसने मुझे कर्जा दिया था, अब आपके पास वसीयत आई है उसकी, मैं कर्जा वो आपको दे रहा हूं, यू आर एक्स। समझा की बात? मुझे कर्जा वापस करना था, किसको वापस करना था? पी को वापस करना था, क्योंकि उससे मैंने कर्जा लिया था। अब क्योंकि मर गया, आप हो एक्स, आप गए थे कोर्ट में, कोर्ट से आपने अपने फेवर में प्रोबेट करवा लिया, आपकी वसीयत की जेन्युइननेस आपके फेवर में डिक्लेयर हो गई है, ये जजमेंट इन रैम है, पूरे एवरीबॉडी के खिलाफ है, आपको स्टेटस मिल गया है। इट मींस यार यू आर एंटाइटल्ड टू एवरीथिंग नाउ। समझे आप? नाउ मैं वो जो कर्जा है आपको दे रहा हूं, बात खत्म। सब्सिक्वेंटली क्या हुआ? Subsequently, another person, the plaintiff proved that grant in favor of X was based on a forced bill. एक नया व्यक्ति आ गया, समझे? उसने क्या प्रूव करा कि जो X ने जो विल करा ली ना अपने फेवर में, ये फोर्स्ड है, समझे? एंड ग्रांट वाज सेट असाइड इन फेवर ऑफ द प्लेंटिफ। कोर्ट में मुकदमा जीत भी गया वो कि हाँ वाकई में ये तो सही नहीं थी। अब ये जो नया हकदार बन गया उसका, इसने मुझे सू किया कि भाई साहब कर्जा आपको मुझे देना चाहिए, आपने कर्जा उसको दिया जिसका हकदार नहीं था, तो अभी आपको अपने कर्जे से मुक्ति नहीं मिलेगी, आपको कर्जा मुझे वापस करना पड़ेगा। सही बात? द प्लेंटिफ देन क्लेम द अमाउंट फ्रॉम डिफेंडेंट कंटेंडिंग दैट पेमेंट टू एक्स वाज नॉट ए गुड डिस्चार्ज। बोलो है ना? क्या हुआ? कोर्ट ने क्या कहा? The court held that grant of probate in favor of X, जब X के फेवर में ग्रांट की गई थी, जो कि सब्सिक्वेंटली भले ही सेट असाइड कर दिया गया, was a conclusive evidence of the fact that as long as the judgment remained in force, X was executor of peace will. जब तक X के फेवर में प्रोबेट था, तब तक वो इस बात का कंक्लूसिव एविडेंस था, समझे? इररिबटेबल प्रिजम्पशन थी कि भाई जिसके फेवर में प्रोबेट हो गई वही उसका मालिक है, तो इन्होंने जो पेमेंट किया था उस समय किया था, इसलिए इनका डिस्चार्ज तो लोन से हो चुका। दैट एज लॉन्ग एज द जजमेंट रिमेन्ड इन फोर्स, एक्स वाज द एग्जीक्यूटर ऑफ पीस विल एंड एनी पेमेंट टू हिम वाज ए गुड डिस्चार्ज ऑफ द पार्टी पे। अब देखो ये जो कंक्लूसिव एविडेंस आया है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको के फेवर में कोई स्टेटस डिक्लेयर कर दिया गया इन चार कोर्ट्स ने, तब फिर एक इररिबटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ हुई आपके फेवर में। और ये क्वेश्चन आया है प्रीलिम्स में, इसको समझाता हूं, देखिए अब इसको समझाता हूं, देखिए अब द प्रिजम्पशन अंडर सेक्शन 41 एविडेंस एक्ट इज व्हाट? इररिबटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, कंक्लूसिव प्रूफ है वो, सही है? तो अगला कहीं लिख लीजिए इररिबटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, इतने से भी काम चल जाएगा आपका। बढ़े आगे? अब देखिए मैट्रिमोनियल जुरिडिक्शन देख लीजिए क्या है। A court of matrimonial jurisdiction means a court having jurisdiction to decide matrimonial causes. जो विवाह संबंधी मामले हैं उनको डिसाइड करने वाली कोर्ट्स इन सभी एक्ट्स में, इंडियन डिवोर्स एक्ट, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट, पारसी मैरिज एक्ट, ब्ला ब्ला ब्ला, उससे मतलब नहीं है। ये कोर्ट क्या करेगी? ये स्टेटस डिक्लेयर करती है कि ये व्यक्ति डिवोर्सी हो गया नहीं हो गया, है कि नहीं है? ये मैरिज नल एंड वॉइड घोषित की जाती है, वॉइड घोषित की जाती है, व्हाटएवर। तो that kind of judgment is also see what, कि अगर कोर्ट ने किसी को डिवोर्स डिक्लेयर कर दिया, सही है, अब उस व्यक्ति ने दोबारा मैरिज कर ली, अब जो पहली वाली वाइफ थी फिर उसको सू करती है बाइगेमी के लिए, तो कहेगा देखो प्रीवियस जजमेंट इज हियर नाउ, प्रीवियस जजमेंट इज रेलिवेंट टू शो दैट आई हैव बीन डिवोर्स्ड एंड इट इज रेलिवेंट अंडर सेक्शन 41। अब समझ आ गई बात नहीं आ गई आपको? तो ये मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हो गया, मैट्रिमोनियल जुरिसडिक्शन। एडमिरल्टी क्या होता है? ए कोर्ट ऑफ एडमिरल्टी जुरिसडिक्शन डिसाइड्स केसेस अराइजिंग आउट ऑफ वॉर क्लेम।
इतना समझ लीजिए बस, अगर मीनिंग कहीं आ जाए आपको प्रीलिम्स में, एडमिरल्टी का मतलब है वॉर क्राइम से मतलब है बस इसका। एक है इंसॉल्वेंसी जुरिसडिक्शन, इसका मतलब क्या है, वही कि ये डिक्लेयर करेगी कि वेदर यू आर इंसॉल्वेंट और नॉट। इफ यू आर इंसॉल्वेंट इट मींस सो मेनी सिविल राइट्स विल बी टेकन अवे फ्रॉम यू। तो मैंने काफी डिटेल में पढ़ा दिया आपको, इतने की जरूरत नहीं थी 41 को फिर भी। अब मैं आपको जो क्वेश्चंस आए हैं, नहीं अभी आपको ये जजमेंट इन रैम था, यहां से क्वेश्चन आता है, तो ये आपको समझाया मैंने जजमेंट इन रैम का मतलब। ये चारों जजमेंट जितने भी हैं, ये जुरिसडिक्शन जितने भी हैं, ये चाहे वो इंसॉल्वेंसी हो, मैट्रिमोनियल हो, प्रोबेट हो और एडमिरल्टी हो, ये क्या है, जजमेंट इन रैम है, इसलिए ये रेलिवेंट है क्योंकि किसी व्यक्ति के स्टेटस को डिक्लेयर करते हैं। एक होता है जजमेंट इन पर्सनम। जजमेंट इन पर्सनम क्या होता है, ए जजमेंट मीन्स बिटवीन द पार्टीज। आई सूड यू, ये आपने मुझसे मुकदमा किया, मैंने आप पे किया, तो वो मुकदमा केवल आपके और मेरे बीच में रेलिवेंट है, या हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे उनके बीच में रेलिवेंट होगा, एज रेस जुडिकेटा हो सकता है बस, किसी थर्ड पार्टी के लिए रेलिवेंट नहीं होगा वो। जजमेंट इन पर्सनम, जैसे एक्शन फॉर टॉर्ट हो, एक्शन फॉर कॉन्ट्रैक्ट हो, सच जजमेंट्स बाइंड ओनली द पार्टीज एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट एंड देयरफॉर आर नॉट रेलिवेंट इन एनी सब्सिक्वेंट केस और प्रोसीडिंग। समझ में आई बात आपको? तो जजमेंट इन रैम रेलिवेंट होंगे 41 में। एक बात, अपने बेर एक्ट पे 4-5 बातें लिख लीजिए, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। तब इन 4 शब्दों को याद कर लीजिए कि कौन कौन से जुरिसडिक्शन पर 41 अप्लाई होगा। एक, प्रोबेट, मैट्रिमोनियल, एडमिरल्टी, इंसॉल्वेंसी। 5वां शब्द याद कर लीजिए, जजमेंट इन रैम। सही है, इतना याद कर लीजिए। सेक्शन 41 और इररिबटेबल प्रिजम्पशन या कंक्लूसिव, बस इन शब्दों को याद कर लीजिए, काम हो जाएगा आपका। नाउ कम टू 42। सो सी नाउ प्लीज सेक्शन 42 इंपॉर्टेंट ओनली फॉर प्लिम्स। तो पहले तो प्लिम्स की ट्रिक समझ लीजिए, क्या करना है आप लोगों ने, इसको देखिए आप। राइट नाउ व्हाट वी आर डूइंग, दीज आर द जजमेंट्स, ऑर्डर्स और डिक्रीज, कौन से, अदर देन दोज मेंशन्ड इन सेक्शन 41। 14 में कौन से थे, 4 काइंड ऑफ जुरिसडिक्शंस में से, एडमिरल्टी, इंसॉल्वेंसी, मैट्रिमोनियल और प्रोबेट। ठीक है, 4 प्रकार के जो थे उनको हटा दीजिए अब। तो वैसे जजमेंट्स नहीं हैं, दीज आर द जजमेंट्स अदर देन 41। गॉट इट? नाउ these judgments are relevant when if they relate to matters, ऐसे मामलों से संबंधित हैं, कैसे, of public nature relevant to the inquiry। तो आपको केवल की जो फ्रेज है, कीवर्ड जो है, these are related to matters of public nature, पब्लिक नेचर के जो मामले हैं उन पर दिए गए केसेस हैं। वैसे इतना याद कर लोगे, आपके प्रीलिम से क्वेश्चंस हो जाएंगे। जजमेंट्स ऑन मैटर्स ऑफ पब्लिक नेचर, सेक्शन 42, बात खत्म। फिर भी आपको मैं समझाया था सेक्शन है क्या ये। जजमेंट्स, ऑर्डर्स और डिक्रीज अदर देन दोज मेंशन्ड इन सेक्शन 41 आर रेलिवेंट। वो रेलिवेंट होंगे, कब रेलिवेंट होंगे, इफ दे रिलेट टू मैटर्स ऑफ ए पब्लिक नेचर रेलिवेंट टू द इंक्वायरी। इसको समझने के लिए आप इलस्ट्रेशन पढ़िए। ए सूज बी, मैं हूं ए और आप हैं बी। मैंने आपको सू किया फॉर ट्रेसपास ऑन हिज लैंड, कि यू ट्रेसपास ऑन माय लैंड। आई एम ए, यू आर बी एंड यू ट्रेसपास अपॉन माय लैंड। आपका डिफरेंस क्या है, बी एलिजेस द एग्जिस्टेंस ऑफ ए पब्लिक राइट। ये है आपका कीवर्ड, पब्लिक राइट ऑफ वे ओवर द लैंड। आपने कहा इसमें पूरी जनता का हक है चलने का रास्ते का, पब्लिक राइट ऑफ वे है, लैंड इनका हो या ना हो, ये इसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं सिर्फ ये कह रहा हूं इस यहां से निकलने का सभी को रास्ता है। तो मैंने ट्रेसपास नहीं किया था इसमें, केस समझ में आ गया? मैं मना कर रहा हूं कि नहीं, पब्लिक वे नहीं है यहां पर। यू गॉट इट? ए और बी, ए मैं हूं, मैंने कहा यू, आपने ट्रेसपास किया, आप कह रहे नहीं मैंने ट्रेसपास नहीं किया, यहां से निकलने का मुझे हक था क्योंकि पूरी पब्लिक को ये राइट अवेलेबल है। आगे, इन ए सूट ए अगेंस्ट सी, नो यू आर सी, मैं ए ही हूं, मैंने आपको सूट किया फॉर ए ट्रेसपास ऑन द सेम लैंड, कि आपने मेरे लैंड पर ट्रेसपास किया। समझ आ गई बात?
इन विच सी अलीज द एग्जिस्टेंस ऑफ द सेम राइट ऑफ वे। आपने भी कहा कि पब्लिक राइट है, तो अब कह रहे हैं द एग्जिस्टेंस ऑफ ए डिग्री इन फेवर ऑफ डिफेंडेंट, यानी कि बी, आपके फेवर में जो वो हुआ था वो इनके केस में भी रेलिवेंट होगा, क्योंकि ये दीज आर द मैटर्स ऑफ ए पब्लिक नेचर। अब बात समझ में आई कि मैटर्स ऑफ पब्लिक नेचर क्या होते हैं, है ना। यहां पर आपको कोई स्टेटस कंफर्म नहीं किया जा रहा जो कि 41 में किया जाता है। यहां पर दीज आर द मैटर्स ऑफ पब्लिक नेचर, दीज आर मैटर्स डिफरेंट फ्रॉम सेक्शन 41। गॉट इट? सेक्शन 41 से डिफरेंट मैटर्स ऑफ पब्लिक नेचर। फॉर एग्जाम्पल राइट ऑफ वे ओवर ए लैंड, राइट ऑफ पब्लिक टू क्रॉस ए लैंड, दैट इज ए पब्लिक मैटर, पब्लिक नेचर का हो गया। अब समझ में आ गया? दिस इज सेक्शन 42। 43 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। नाउ कम टू सेक्शन 44। फ्रॉड और कोलिजन इन ऑब्टेनिंग जजमेंट और इनकॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट में बी प्रूव्ड। क्या क्या प्रूव कर सकते हैं? फ्रॉड प्रूव कर सकते हैं, कोलिजन प्रूव कर सकते हैं, या इनकॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट को प्रूव किया जा सकता है। सेक्शन कौन सा? 44। यहाँ की इसकी हेडिंग से ही क्वेश्चन आ जाएगा आपको। हेडिंग इज इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स के लिए, समझे? मैंने क्या कहा शुरू में आपको? 40 से लेकर 44 तक दीज सेक्शंस आर इंपॉर्टेंट ओनली फॉर प्रीलिम्स। आपको वैसे ही करने हैं। समझिए क्या है। ए पार्टी टू ए सूट और अदर प्रोसीडिंग्स में शो दैट, इसको आप पहले ऐसे समझिए, इससे ज्यादा समझेंगे आप। कोई जजमेंट है, यानी कि प्रीवियस जजमेंट, एनी जजमेंट ऑर्डर और डिक्री कैसा है? विच इज रेलिवेंट अंडर सेक्शन 40, 41, 42। समझ आ रही बात कि वो रेलिवेंट है ऑलरेडी। 40 में रेलिवेंट हो एज ए रेस जुडिकेटा हो, 41 में हो उसमें जो 4 काइंड ऑफ जुरिसडिक्शन है उसमें रेलिवेंट हो गया, और 42 में रेलिवेंट हो गया पब्लिक नेचर की वजह से रेलिवेंट है। एंड दिस जजमेंट हैज बीन प्रूव्ड बाय द एडवर्स पार्टी। दीज आर द फैक्ट्स। देन जो एडवर्स पार्टी अदर पार्टी है, एनी पार्टी टू ए सूट और अदर प्रोसीडिंग्स मे शो दैट, क्या शो कर सकती है कि ये जो जजमेंट है दिस वॉज डिलीवर्ड बाय इनकॉम्पिटेंट कोर्ट, कि जिस कोर्ट ने ये जजमेंट दिया है दैट कोर्ट वाज नॉट हैविंग जुरिसडिक्शन, दैट कोर्ट वाज इनकॉम्पिटेंट। ये फैक्ट प्रूव किया जा सकता है। कौन सा सेक्शन है? 44। या ये प्रूव किया जा सकता है दैट इट वाज ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड और कोलिजन। तो दीज फैक्ट्स। नाउ माय क्वेश्चन, या आपका क्वेश्चन कैसे आएगा कि फैक्ट ऑफ इनकॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट और फैक्ट दैट ए जजमेंट वाज ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड और कोलिजन कौन से सेक्शन में रेलिवेंट होगा? सेक्शन 44 होगा। रेस जुडिकेटा कहां पर है? 40 में है। पब्लिक नेचर 42, एडमिरल्टी, इंसॉल्वेंसी, मैट्रिमोनियल, प्रोबेट 41, 40, 41, 42 भूलना मत बस अभी। तो दिस इज 44 कर लेंगे आप। अब मैं सेक्शन पढ़ा देता हूं आपको, एक बार देख लीजिए, लैंग्वेज में देख लीजिए। एनी पार्टी टू ए सूट और अदर प्रोसीडिंग में शो दैट, कोई भी पार्टी, किसी सूट की कोई भी पार्टी या किसी क्रिमिनल प्रोसीडिंग की कोई पार्टी क्या शो कर सकती है? एट एनी जजमेंट ऑर्डर डिक्री which is relevant under section 40, 41, 42 which has been proved by the adverse party was delivered by a court not competent to deliver it or was obtained by fraud or collusion। लैंग्वेज से ज्यादा आपको मेरी स्लाइड में समझ में आएगा। दोबारा देख लीजिए। देख बच्चा, जजमेंट कौन सा है? एनी जजमेंट ऑर्डर और डिक्री कैसा है? दिस इज रेलिवेंट अंडर सेक्शन 40, 41, 42। हाँ है ना? सेकेंड बात, इट हैज बीन प्रूव्ड बाय द एडवर्स पार्टी। मैं एक पार्टी हूं, आप दूसरी पार्टी हैं। आपने कहा, आपके और मेरे बीच में केस चल रहा है, सूट चल रहा है। यू ब्रॉट ए प्रीवियस केस, प्रीवियस जजमेंट, सही है? प्रीवियस जजमेंट लेकर आए। तो मैंने कहा नो, प्रीवियस जजमेंट्स आर नॉट रेलिवेंट। उनका नो, माई प्रीवियस जजमेंट इज कवर्ड अंडर सेक्शन 40 या 41 या 42 में, सही है? इससे रेलिवेंट है और आपने प्रूव भी कर दिया। तो मैं क्या प्रूव कर सकता हूं कि ऑल दो आपका जजमेंट है और रेलिवेंट तो है इन सेक्शंस में, बट दिस वाज डिलीवर्ड बाय इनकॉम्पिटेंट कोर्ट और यू ऑब्टेन्ड दिस डिसीजन बाय फ्रॉड और कोलिजन। तो फैक्ट्स ऑफ फ्रॉड और कोलिजन और इनकॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट कैन बी प्रूव्ड अंडर सेक्शन 44, रेस जुडिकेटा इन 40, 41 में
प्रोबेट, एडमिरल्टी, इंसॉल्वेंसी, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स हो गए। और 42 में हुआ पब्लिक नेचर वाले जजमेंट्स हो गए। 43 जनरल रूल कहता है कि 41, 42 के जो अलग जजमेंट रेलिवेंट नहीं होंगे, वो कब रेलिवेंट हो सकते हैं, जब वो अपने आप पे फैक्ट्स इन इश्यू हो या किसी अन्य प्रोविजन में रेलिवेंट हो। 44 में ये कर सकते हैं। तो पूरे आधा घंटे की क्लास का समय ये है, लेकिन आप समराइज तब कर पा रहे हो जब आपने सारे सेक्शन समझ लीजिए। अब डेली आप कैसे रिवीजन करेंगे, बेरा को भूल जाइए, इन मोटी मोटी बातों को याद कर लीजिए बस। सेक्शन 40 रेसिड्यू टिकेटा, 41 चार्ज जुरिसडिक्शन, 42 पब्लिक नेचर, 43 जनरल रूल, 44 फ्रॉड कोलिजन इनकॉम्पिटेंसी। बात खत्म। 1 मिनट के अंदर रिवीजन हो जाता है। आप कहते हैं ना रिवीजन बहुत टाइम लगता है, कहाँ लगता है, सिंपल। थैंक यू। सो बताइए कैसा लगा आपको लेक्चर? समझ में आया नहीं आया कुछ? देखिए, जुडिशरी की तैयारी करनी है तो आपको सिर्फ पढ़ने का तरीका से ही करना पड़ेगा, जैसे कि आपको पढ़ाने की कोशिश की गई है। इससे ज़्यादा भटकने की कोशिश मत कीजिएगा, इससे आपका काम चल जाएगा। पर इससे ज़्यादा क्या आपका रहता है, आपका रहता है MCQ की प्रैक्टिस। और उसके लिए हमने आपको टेस्ट पेपर्स, आपको टेस्ट के लिए प्रैक्टिस के लिए हमारे आपको ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज मिल सकती है आपको। सेकेंडली और क्या रहता है आपका, मेंस के लिए आंसर राइटिंग क्लासेस होनी चाहिए आपकी, मेंस के लिए आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए और आपके पास नोट्स होने चाहिए। इन सब की व्यवस्था आपको हमारी वेबसाइट पर और हमारे ऐप पर आपके लिए कर दी गई है। और प्लीज़ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रिपीटेडली आपसे कहा जाता है, ऐसा करना नहीं भूलें आप ये। थैंक यू वेरी मच।